चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही कथन चुनना है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी शब्द का विस्तृत अर्थ खड़ी बोली कौरवी है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, कौरवी का एक रूप दक्षिणी में दक्षिणी के रूप में विकसित हुआ। तीसरा ऑप्शन है, हिंदी के मानक रूप में उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण में एकरूपता होती है। चौथा ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। सही कथन इनमें से कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 2, 3 और 4 राइट आंसर है, ठीक है। 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन को भी हम पढ़ते चलते हैं, ठीक है। 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं एक बार। दूसरा, कौरवी एक रूप दक्षिण में दक्षिणी के रूप में विकसित है, बिल्कुल सही है। हिंदी के मानक रूप में उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण में एकरूपता होती है, सही है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सिंधी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है ये बताना है। सिंधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। और चौथा है, विचोली, सिराइकी, लारी, थरेली और कच्छी सिंधी की बोलियां हैं, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, 90% मैं श्योर हूँ कि आप सभी को पता होगा। सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन इसके बारे में आइएगा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जो है विचोली, सिराइकी, लारी और थरेली और कच्छी सिंधी की बोलियां हैं। इन बोलियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोलियों में जो है कन्फ्यूजन होता है। अगर बोली पूछ लिया जाए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा डिटेल में, अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न जो है बहुत आसान है, वो आप आसानी से जो है उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। टोटल जो है 40 प्रश्न होंगे आज के प्रैक्टिस सेट में। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2। बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? 2 हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न जो कथन पे आधारित है, कथन और तर्क दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो हम कथन पढ़ेंगे। हिंदी भाषा मुख्यतः सौर सेनी अपभ्रंश से और गौड़ता अर्ध मागधी तथा मागधी अपभ्रंश से प्रादुर्भाव हुई है। तर्क है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी के सहयोग से वर्तमान मानक हिंदी का स्वरूप निर्मित हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही है, दोनों गलत है, या ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगी कि किस यूनिट से जो है कितने प्रश्न आए हैं। तो इस बार जो है यूनिट 2 आप लोगों ने देखा होगा, यूनिट 2 इस बार क्या हर बार यूनिट 2 से जो है प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 से जो है मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है और उससे जो है क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से टारगेट किया है, ठीक है ना। तो यूनिट 2 को आपको कैसे कवर करना है वो मैं बताऊंगी जब यूनिट 2 स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अभी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लो, फिर यूनिट 2 जैसे ही स्टार्ट करूंगी तो वहाँ पे बताऊंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिट 2 से जितने भी प्रश्न आएंगे, तो मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकती लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी गुजराती की बोली नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी गुजराती की बोली नहीं है? कोंकणी, नागरी, सुरती, काठियावाड़ी। नागरी, काठियावाड़ी और सुरती, ये तीनों जो बोलियां हैं वो गुजराती बोली हैं। नहीं पूछा गया है तो कोंकणी नहीं है, कोंकणी जो है मराठी की बोली है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
इनमें से सही कथन चुनिए। सही कथन बताना है। आधुनिक, पहला ऑप्शन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से बंगाली सर्वाधिक संपन्न भाषा है। दूसरा है बंगला में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है तो उड़ीसा में मराठी और तेलुगु शब्दों का। तीसरा ऑप्शन है परिनिष्ठित पंजाबी अमृतसर के निकट मांझ में बेहद होती है। चौथा ऑप्शन है सिंधी की अपनी स्वतंत्र लिपि है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सही कथन चुनना है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 राइट आंसर है, ठीक है। 1 और 2 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंधी, चौथा ऑप्शन गलत क्यों है। सिंधी का अपनी जो है स्वतंत्र लिपि है, ठीक है, तो ये जो है गलत है। सिंधी की लिपि कौन सी है। सिंधी की जो है लंडा लिपि है, जो सिंधी भाषा, लेकिन जो है सिंधी जो है गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधी जो है गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है, ठीक है। और इसकी अपनी लिपि पूछी जाए तो लंडा लिपि है, ठीक है। तो इसलिए स्वतंत्र हुई नहीं, तो इसलिए जो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। समझ में आया ना ये क्वेश्चन। अगर सिर्फ लंडा लिपि में लिखी जाती तो ही तो अपनी इसकी स्वतंत्र लिपि हुई ना, है ना। तो इसमें ये जो है गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है, ठीक है। तो स्वतंत्र लिपि तो हो ही नहीं है इसकी, ठीक। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। बृहद कथा किसकी रचना है। बृहद कथा किसकी रचना है। ऑप्शन ए गुणाद्य का। जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जितना मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है ना, उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ये नहीं कि छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों को, ये कोई नहीं बता सकता कि प्रश्न जो है बिल्कुल कहाँ से आएंगे, ठीक है। एक अंदाज़ा लगा के ही सब लोग पढ़ाते हैं। इतना तो पढ़ाते पढ़ाते जो है हम टीचर्स पता चल ही जाता है कि प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी प्रैक्टिस मैंने कराया है उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और बीच में मैं रिवाइज़ करवाऊँगी उसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इनमें से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 8। पहला ऑप्शन है भाषा शास्त्र की दृष्टि से पैशाची दर्द से प्रभावित है। दूसरा ऑप्शन है वरुचि ने पैशाची का आधार संस्कृत माना है। तीसरा ऑप्शन है मार्कंडेय ने पैशाची के 3 भेद कैकेय, पांचाल और सौरसेनी का उल्लेख किया है। चौथा ऑप्शन है भारत के उत्तर पश्चिम कश्मीर के समीपवर्ती क्षेत्र में पैशाची की साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सही कथन बताना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। 1 2 और 3 राइट आंसर होगा। 1 2 3, ठीक है। 4 गलत है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है। हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है। 5 है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सही संख्या को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 5 ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां पूछी जा रही हैं, तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो जाएगा बी, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। बताइए पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वो कौन सी बोली है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी हिंदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां हैं आकार बहुला, इकार बहुला, उकार बहुला, उकार बहुला। ये जितने हैं आकार बहुला, इकार बहुला, उकार, उकार, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग,
ठीक है, कोई कसर बाकी ना रहे, सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी जो बोलियां हैं वो है आकार बहुला। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी का, पंजाबी का, गुजराती का या मराठी का? तो पंजाबी का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? बुंदेली किस बोली की उपबोली है? इस क्वेश्चन को काट दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को काट दीजिए। नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, इधर बोली दी गई है, उधर बोली की उपभाषा दी गई है। ठीक है, इसको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रज पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल आसान है, और कुमायूनी जो होगा पहाड़ी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन डी 4 3 2 1। ठीक, 4 3 2 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से बोलियां कौन सी हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर कौशल की बोली है। उत्तर कौशल की बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17, अवधी। ठीक है, दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी सही है, अवधी पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही है, मैथिली बिहारी हिंदी सही है, मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी, मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी नहीं, राजस्थानी हिंदी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणवी बोली को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहा जाता है? ये क्लासेस टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के हैं वो भी इस क्लासेस को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हरियाणवी बोली को जाटू भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ईश्वरी फाग की बोली किसे कहते हैं? ईश्वरी फाग की बोली किसे कहते हैं? दुधाड़ी, हड़ौती, बुंदेली, मगही। बुंदेली को। ठीक है, बुंदेली को जो ईश्वरी फाग की बोली भी कहते हैं। ठीक है, बनाफरी उपबोली का संबंध किससे है? बनाफरी उपबोली का संबंध किससे है? डी, बुंदेली से। ठीक है, बनाफरी उपबोली का संबंध जो है बुंदेली से है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पांचाली किस बोली का पर्याय है? कन्नौजी, अवधी, बैसवाड़ी, हड़ौती। पांचाली किस बोली का पर्याय है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती? हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। इनमें से किस जगह जो है कन्नौजी नहीं बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
सीतापुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भोजपुरी कहाँ की बोली है? भोजपुरी इनमें से कहाँ की बोली है? वाराणसी की। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मुझे लगता है सारे के सारे सही होंगे आप लोगों के, है ना। ईमानदारी से आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ आसान प्रश्नों को भी मैंने रखा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग को पता भी होगा। ठीक है ना, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से जो है अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। इस बार देखना, ग्रियर्सन से सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, भोलानाथ तिवारी, इनमें से किसी न किसी से जो है प्रश्न आएगा, 100% आएगा ही आएगा, देख लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? कौरवी को, खड़ी बोली को, बुंदेली को, हरियाणवी को? ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? बताइए। खड़ी बोली को कहा है। ठीक है, खड़ी बोली को। आगे देखते हैं, खड़ी बोली को एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? खड़ी बोली को जो है एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली को एक नवीन रूप को, अच्छा, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? सी ऑप्शन सही होगा, महापति प्राणनाथ ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1948 से 49 में भारत की 14 भाषाओं में से किस बोली को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? किस भाषा को स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया गया? तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति निम्नलिखित में से कौन है? ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति या रचना निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रद्युम्न चरित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रद्युम्न चरित। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? अंतर्वेदी, मैथिली, ग्वालियरी या मध्यदेशी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। जादोवाटी क्या है? भोजपुरी की एक उपबोली है, जयपुरी की एक उपबोली है, ब्रजभाषा की उपबोली है या चरवाहों का भोजन? जादोवाटी क्या है? जादोवाटी जो है ब्रजभाषा की एक उपबोली है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सॉरी, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, नैनीताल जनपद की भुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? भुक्सा किसकी उपबोली है? क्वेश्चन नंबर 36। ब्रजभाषा। ठीक है, राइट आंसर ब्रजभाषा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द्वित्व व्यंजनों का अधिक प्रयोग
होता है कौरवी में, भोजपुरी में, अवधी में, मगही में? बताइए। द्वित व्यंजन का प्रयोग जो है किसमें ज़्यादा होता है? तो कौरवी में होता है। द्वित व्यंजन आप सभी को पता होगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। महाराज विश्वनाथ कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? महाराज विश्वनाथ कृत परम धर्म निर्णय किस बोली में है? ब्रज में, बघेली, मेवाती, भोजपुरी? क्वेश्चन नंबर 38 बघेली में है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बघेली में व का म मिलता है। बघेली में व का म मिलता है। ऑप्शन बी है बघेली में व का ब मिलता है। ऑप्शन सी है बघेली में प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है। ऑप्शन डी है बघेली में न का ड मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर डी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। बघेली में न का ड मिलता है, नहीं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो का म मिलता है, वो का ब भी मिलता है, बघेली में प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है। असत्य पूछा गया है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से मिलान के इधर क्षेत्र दिए गए हैं, इधर क्षेत्र की बोलियां दी गई हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो मधुबनी जो है मेवाड़ी, ठीक है। मधुबनी बोली का जो क्षेत्र है, मधुबनी जो है मेवाड़ी होगा ना? हाँ ठीक है, मेवाड़ी राइट आंसर होगा। और उसके बाद देखेंगे नैनीताल। नैनीताल का हो जाएगा कुमाऊनी। और भीलवाड़ा, ठीक है, इसका हो जाएगा गलत है, 1 मिनट, वही तो मैं सोचूं। मधुबनी का हो जाएगा यहाँ पे मैथिली, ठीक है। इतना फेमस है मधुबनी, फिर भी देखो यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन लगा रही थी, मैथिली, ठीक है। और नैनीताल कुमाऊनी, भीलवाड़ा जो है वो होगा मेवाड़ी। और झालावाड़ जो होगा हड़ौती, ठीक है। ये अब सही मिलान है। राइट आंसर हमारा 4 3 2 1, ठीक, 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 4 3 2, अच्छा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो है मुझे लगता है आप सभी को मधुबनी मालूम होगा, नैनीताल भी मालूम होगा, भीलवाड़ा और झालावाड़ा में कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, तो ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा जो है मेवाड़ी और झालावाड़ा जो है हड़ौती की बोली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे काट दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को जो है सुमेलित करना है, ठीक है। शब्द इधर दिए गए हैं और इधर जो है बोली दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। तो इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा को कट्ठा कहाँ बोला जाता है? इकट्ठा को कट्ठा कहाँ बोला जाता है अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? कौरवी में, ठीक है। कौरवी कहाँ पे? आप हरियाणा की तरफ जाएंगे तो ये जो है ऐसे बोला जाता है। इकट्ठा नहीं बोलेंगे सब, इकट्ठा को कट्ठा कहेंगे, तो कट्ठा कर ले ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इलाका को इलाखा कहाँ बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और भूख को भूख लगी है, ठीक है, ये ऐसा कहाँ बोला जाता है? मारवाड़ी, ठीक है। देश को देशवा, ये कहाँ पे बोला जाता है? भोजपुरी, हमारा देशवा, ठीक है, ऐसे ही ना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है ना। 4 3 2 1 सही मिलान है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। मुल्ला वजही निम्नलिखित में से किस बोली के कवि हैं? मुल्ला वजही जो हैं इनमें से किस बोली के कवि हैं? तो दक्षिणी बोली के हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। राजस्थानी हिंदी भाषा के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। ऑप्शन बी है राजस्थानी हिंदी उपभाषा मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। ऑप्शन सी है इसमें पुल्लिंग एक वचन प्रायः अकारांत होते हैं। ऑप्शन डी है इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ, ठीक है, आ का प्रयोग होता है। ऑप्शन ई है राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है, ए, बी और डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे राजस्थानी हिंदी उपभाषा मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। और सी जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः आकारांत होते हैं, आकारांत नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। डी देखेंगे इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ई भी यहाँ पे गलत है, राइट आंसर ए, बी, डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में कौन सा स्थान बघेली बोली का क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा स्थान बघेली बोली का क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो जबलपुर भी है, फतेहपुर भी है, हमीरपुर भी है, सहारनपुर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है? रायगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, रायबरेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। इसका जो आंसर बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, किस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है? इस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही थी, यहाँ पे देखिए मुझे लगा कि चलेगा, है ना, लाइव क्लास, तो यहाँ पे टिक मैंने लगा भी रखा है। ठीक है, किस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है? तो यहाँ पे जो डी है ना ये गलत है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी होगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, ध्यान देंगे आप लोग, ये पहले से यहाँ पे ठीक है, ये जो ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जब मैं खुद से बनाई हूँ बुक से, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अवधी बोली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है मध्य देशी अवहट से अवधी का उदय माना जाता है। ऑप्शन बी है इस बोली के लिए कोसली वैश्यवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। ऑप्शन सी है पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में यह कोसली के रूप में मिलती है। ऑप्शन डी है वैश्यवाड़ी मिर्ज़ापुरी तथा बघौनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य उपबोलियां हैं। ठीक है, वैश्यवाड़ी, मिर्ज़ापुरी और बघौनी। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। ये अवधी बोली के संबंध में जो है ये कथन है, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ई होगा इसका। सभी एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बोली से जो 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। इस बार 1 आया था, अगली बार 2 से 3 भी आ सकता है। ठीक है, और ऑनलाइन अगर पेपर हुआ तब तो यहाँ से जो है 3 से 4 प्रश्न देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तुलसीदास जी ने अवधी को कौन सी भाषा कहा है?
गांव की भाषा, देश की भाषा, विदेश की भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुलसीदास जी ने अवधी को कौन सी भाषा कहा है? गांव की भाषा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गांव की भाषा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, इसकी जो हो जाएंगे दिमशित्व। ठीक है, किसका ग्रंथ है ये? दिमशित्व का। और व्याकरण दर्पण जो है शिवपूजन सहाय का। परिष्कृत हिंदी व्याकरण बद्रीनाथ कपूर का। और बृहद हिंदी भास्कर, ये जो है वचनदेव कुमार का। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2, 3, 4, 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली बोली के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मैथिली में छ और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन बी है मैथिली की 5 उपबोलियां हैं। ऑप्शन सी है मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है आहा, ओकर, एकर आदि। ऑप्शन डी है मैथिली संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन ई है इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? संदर्भ में विचार, मैथिली बोली के संदर्भ में विचार कीजिए, यानी सही ऑप्शन बताना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैथिली बोली में जो है छ और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है, इसको 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम आहा, ओकर, एकर है। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन सही होगा, मैथिली संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, नहीं, मैथिली 9वीं अनुसूची में कहाँ शामिल है? गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। ए सही है, सी सही है। ठीक है, ई सही है। ठीक है, बी और डी गलत है, ए, सी, ई सही है बिल्कुल। ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये गलत क्यों है? मैथिली की जो है 5 उपबोलियाँ नहीं हैं, 6 उपबोलियाँ हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, 6 उपबोलियाँ हैं। और आप सभी को पता ही है मैथिली संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है लिखा हुआ है 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। ठीक, तो इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है लोरिक और गोपी चंद के लोकगीत बहुत लोकप्रिय हैं, किसमें? मगही में, मैथिली के, या भोजपुरी, या मालवी। ठीक है, एक लोरिक और गोपी चंद ये लोकगीत हैं जो बहुत जो है लोकप्रिय गीत माने जाते हैं। तो किसके जो है ये हैं दोनों गीत? मगही, मैथिली, भोजपुरी, या मालवी। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही। ध्यान रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मगही। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का साहित्य दक्षिणी में नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस साहित्यकार का साहित्य दक्षिणी में नहीं है? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, बाकी सभी का है। सफरुद्दीन बू अली का भी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का भी है, ख्वाजा बंदा नवाज का भी है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इनका नहीं है। अगला प्रश्न है दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट हैं। दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट इसमें जो है कौन है? ब्रजभाषा, कौरवी, या कन्नौजी, या बुंदेली। तो कौरवी होगा। ठीक है, दक्षिणी बोली की बात की जाए तो वहाँ कौरवी को आप लोग याद रखिएगा, सबसे निकट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, पंक्ति किसकी है? सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफरुद्दीन बू अली कलंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मुल्ला वजही कृत शबरस में गद्य है,
व्यंग्यात्मक, ललित, तुलनात्मक या पद्यात्मक? कैसा गद्य है? सबरस। सबरस जो कृत है ये किसकी है? मुल्ला वजही की है, ठीक है। तो इसमें जो है ललित गद्य मिलता है, ठीक है, ललित। राइट आंसर बी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, दक्षिणी की प्राचीनतम रचना है। दक्षिणी की प्राचीनतम रचना कौन सा है? सबसे प्राचीनतम रचना दक्षिणी का कौन सा होगा? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गेसुद राज का मेराजुल आस्किन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी फ़कीरों द्वारा लिखा गया है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, टोटल प्रश्न जो है यहाँ पे 45 होंगे, 45 प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर जो भाषा दिया गया है और रचना, राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए देख लेते हैं, अवहट प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, अवहट में है, और ब्रज भाषा का यहाँ पे जो है हो जाएगा भंवर गीत, अवधि, अवधि जो है मधुमालती, और खड़ी बोली में जो है प्रिय प्रवास। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 1 5 2, 3 है ना, ये यहाँ पे है कीर्ति लता, 1 मिनट, कीर्ति लता नहीं होगा, अवहट जो है हो जाएगा यहाँ पे प्रबंध चिंतामणि, ठीक है ना, और ब्रज भाषा भंवर गीत, अवधि, मधुमालती, खड़ी बोली, प्रिय प्रवास। 3 1 5 2। एक मिनट रुक जाइए, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, प्रबंध चिंतामणि यहाँ कैसे होगा? कीर्ति लता होगा, है ना, भंवर गीत, मधुमालती और प्रिय प्रवास, खड़ी बोली जो है प्रिय प्रवास में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 1 5 2, ठीक है, 3 1 5 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है? चलिए देख लेते हैं, खड़ी बोली जो है सुल्तानपुर, ठीक है, खड़ी बोली सुल्तानपुर। ब्रज भाषा खड़ी बोली जो है बिजनौर हो जाएगा, है ना, सुल्तानपुर में भी बिजनौर होगा, ठीक है। और ब्रज भाषा जो है आगरा हो जाएगा, बांगरू करनाल होगा, और अवधि जो है सुल्तानपुर होगा, ठीक है। ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 4 3 5 2, ठीक है ना, 4 3 5 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? यह विचार किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा का। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? बताइए, राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी, ठीक है, बिहारी हिंदी में तीनों आएगा, भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रही हूँ, 20 देखते हैं। पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, ये जो है
शिमला हो जाएगा इसका। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल हो जाएगा। भोजपुरी पटना हो जाएगा। और मगही एक मिनट रुक जाइए। तो पश्चिमी पहाड़ी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा शिमला में, और मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, ठीक है। और भोजपुरी जो है गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर। और मगही पटना, मगही पटना हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 1 4 2, ठीक है ना। 3 1 4 2, ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए ये देख रहे हैं ना, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, इन सबका याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन देखने में आसान है लेकिन कन्फ्यूजन ज़रूर होगा अगर ये आया क्वेश्चन तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। धातु सिद्धांत, धातु सिद्धांत जो है हेज का है, ठीक है। और यो हे हो सिद्धांत ये किसका है? ये न्यावर का है, ठीक है, न्यावर। इंगित सिद्धांत ये हो जाएगा राय, राय। और संपर्क सिद्धांत ये हो जाएगा रवेज, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5 4 3 2, 5 4 3 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भाषा रूपों को उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिणी का हो जाएगा कुतुब शाह, ठीक है। दक्षिणी का हो जाएगा कुतुब शाह। और कौशली, कौशली का दामोदर यहाँ पे पंडित होगा, दामोदर पंडित, ठीक है। ब्रजबुली, ब्रजबुली का हो जाएगा यहाँ पे शंकरदेव अवतरे। और संध्या भाषा जो है सरहापात का हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड तो कर रही हूँ लेकिन मेरा बार बार माइंड जो है लाइव क्लास पे जा रहा है, ठीक है। मैंने सोचा था हो जाएगा लेकिन क्या ही बताऊँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 3 5, ठीक है। 2 3 5 राइट आंसर होगा। देख लेते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं, सही है। तीसरा देखेंगे। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, सही है। ऑप्शन 5 देखेंगे। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। 2 3 5 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब चौथा है गलत हो जाएगा, यहाँ पे पहला भी गलत है, ठीक है। अकर्मक, चौथा देखते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। अकर्मक जो है क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और 1 और 4 गलत है। राइट आंसर 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 2 4 तत्पुरुष शिवालय जो है तत्पुरुष समास होगा। और द्वंद्व समास लौ कुश हो जाएगा, ठीक है। अभिव्यय ऐतामती हो जाएगा। और बहुब्रीहि जो है चक्रपाणी, ठीक है। तो आसान प्रश्न है।
डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसमें से 3 से 4 से 5 प्रश्न जो है PYQ के हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसका रिपीट होना जो मुझे लगा रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 3, 5, 1। सबसे पहले महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव, ठीक है, 2। फिर चौथा आएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। उसके बाद तीसरा आएगा काका कलेरकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। उसके बाद 5वां आएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। उसके बाद लास्ट में जो है एक आएगा राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। ठीक है, तो इसको क्रम में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्रम में लिख लीजिएगा, याद रहना चाहिए, रिपीट हो सकता है प्रश्न, ये मुझे ऐसा लगता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला कथन है बघेली बोली के अन्य 2 नाम लारिया और खलाती भी है। ठीक है, कथन दूसरा है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बघेली बोली के अन्य 2 नाम लारिया और खलाटी नहीं है, शायद छत्तीसगढ़ी के है ना, लारिया और खलाटी है ना, तो कथन 1 तो गलत ही है, कथन 2 सही है। ठीक है, कथन ए असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगरा की बोली क्षेत्र कौन सा है? आगरा की बोली क्षेत्र आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा, ब्रज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदिच, प्रतीच, मध्यदेशी या प्राच्य? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो प्राच्य में। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, उदिच, प्रतीच, मध्यदेशी, प्राच्य। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है अभी विगत वर्षों में मैंने बहुत कम देखा है, तो क्या पता अचानक ये प्रश्न बनाएंगे। अभी जो है प्रश्न जो दोबारा पेपर होगा ना, तो वो इतना, वो जो भी पेपर बनाएगा वो इतना रिलैक्स होकर वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो कहीं से भी, जहाँ से भी पेज पलटेंगे, मुझे लगता है वहाँ से वो प्रश्न को उठा लेंगे। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है कि इस बार अगर ऑनलाइन हुआ ना तो डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, ऑफलाइन हुआ तो थोड़ा लिमिट में रहेगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो, अगर जल्दी पेपर कराने की सोच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही करवाएंगे, है ना, तो इसको ज़रा आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो 13 स्वर और 38 व्यंजन, कुल जो है 51। ठीक है ना, यहाँ पे 51 हो जाएगा, इसको काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? 13 स्वर है और 38 व्यंजन है, टोटल कितने हैं? 51। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कवितावली जो है ब्रजभाषा में है, पृथ्वीराज रासो जो है पिंगल में है, और वैरवै नायिका भेद ये जो है अवधी में है, और अमीर खुसरो की मुकरियाँ जो है खड़ी बोली में है ना। तो राइट आंसर 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी देखते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, 2, 1, 4, 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ब्राचड़ राइट आंसर हो जाएगा, आसान प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए। यहाँ से भी प्रश्न आना अनिवार्य है, तो 8वीं अनुसूची में जो है जितनी भाषाएं सम्मिलित हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही जितने भी मैंने PYQ देखा तो प्रश्न ऐसे ही आया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजपुरी नहीं है।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान में, अपराध में, अपयश में, अपमति में। इसमें जो है आप सभी को बताना है किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो अप प्लस मान ये इसमें तो लगा हुआ है, यश, यश भी लगा हुआ है इसमें भी, अपमति इसमें भी है, अपराध में, ठीक है, राध कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज, ठीक है। देखिए ना, दोबारा प्रश्न है ये, मैं PYQ से ली हूँ इन प्रश्नों को। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? जितना भी आप अगर प्रश्न देखेंगे तो PYQ के, अगर संविधान से जो प्रश्न आया है 8वीं अनुसूची को लेकर, उसमें जो है यही दिया गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ब्रज। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, शियोयन। तो मुझे लग रहा है आप लोग को पता होगा, ये केल्टिक भी है, इतालिक भी है, जर्मनिक भी है, डी नहीं है, ठीक है, शियोयन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, छोटा करती हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 2, 4, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत है ना, उसके बाद लौकिक आएगा, फिर सौर सेनी, लास्ट में पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी जो है कन्नौजी, पूर्वी हिंदी जो है छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी भोजपुरी। आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसमें पहला सही होगा, दूसरा सही होगा और चौथा सही होगा, ठीक है। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, ठीक है। दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। चौथा है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ठीक है। और दूसरा सही होगा, प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ठीक। तो 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या होगा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। तो राइट आंसर यहाँ पे सौर सेनी पहले, फिर नागर अपभ्रंश, फिर जो है पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, बिल्कुल क्रम में है। तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति आयोग 1960, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रिपीट होता है, ठीक है। इतनी बार रिपीट हो गया है ये प्रश्न कि मुझे लगता है आप लोगों को प्रकाशन वर्ष बिल्कुल याद होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का डी, फारसी। ठीक है, इब्रानी भी है, अरबी भी है, हब्सी भी है, फारसी नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये भी PYQ का क्वेश्चन है, दोबारा आया तो इसको मैंने लिया है। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। राष्ट्रपति आदेश ठीक है, इसका 1955 हो जाएगा। और संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 होगा। और राजभाषा अधिनियम और डी का ए हो जाएगा 1968। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, संकल्प जो है 1968 में है और राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में है। और राजभाषा यहीं पे नियम होता, राजभाषा नियम, तो 76 हो जाता। ठीक है, और राजभाषा समिति का सुझाव जो है 1959 में, राष्ट्रपति आदेश 1955। ठीक, तो यहाँ पे राष्ट्रपति आदेश 1955 नहीं है ना, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, 1952 में है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको काट दे रही हूँ, 1952 है राष्ट्रपति आदेश, वही मैं सोच रही थी। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है ना, लेकिन ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे यही सेम लिखा हुआ था, मैंने सेम लिया है वहीं से, देखो। ठीक है, ये 2019 या 18 के PYQ से मैंने लिया है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक करिएगा, वहाँ पे 1955 ही दिया है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति आदेश जो है 1952 में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। राजभाषा आयोग 1955 में है। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति ये बिल्कुल सही है, 1959 है। बाकी सब सही है, यही थोड़ा सा गलत था, लेकिन मैंने इसको काट के 1952 लिख दिया। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अविवृत ध्वनि किस बोली की विशेषता है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने भी लिया है ऐसे प्रश्न। आप जो पढ़ते हैं ना यूनिट 1, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सी जो है विवृत ध्वनि है, कौन सा संवृत है, कौन सा अर्ध विवृत है, कौन सा अर्ध संवृत है। ठीक है, ये जो ब्रज है, अवधी, कौरवी, भोजपुरी, ये भोजपुरी जो अर्ध विवृत है। ठीक है, भोजपुरी और अवधी, कौरवी। ठीक है, भोजपुरी और कौरवी मेरे ख्याल से अर्ध विवृत है। ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रजभाषा। और अवधी जो है असंवृत ध्वनि है। ठीक है, असंवृत ध्वनि है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अवधि। और कौरवी और भोजपुरी जो है अर्ध विवृत ध्वनि है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रिम नियम, क्वेश्चन नंबर 45। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो जर्मन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा मेरे पास कैसा रहा क्वेश्चन। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे जो है मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आए।